हो गया। नमस्कार, मैं राजीव और आप देख रहे हैं एसआरएम एजुकेट, एक पहल प्रयास से सफलता पर। दोस्तों, निराशाओं के बादल छट गए। काफ़ी विरोध के बावजूद कल 9 अगस्त 2020 को बीएड का एंट्रेंस पेपर हुआ। कुछ बच्चे अपने अंदर निगेटिविटी पाले हुए थे कि एंट्रेंस एग्जाम्स अब नहीं होंगे, कोरोना चल रहा है, वैश्विक महामारी चल रही है, कैसे पेपर होंगे, अब तैयारी वगैरह सब कुछ बच्चे छोड़ चुके थे। तो खासकर उन बच्चों से मेरा कहना है कि लग जाइए अपनी तैयारी पे। धीरे धीरे अब हर एग्जाम्स के रास्ते खुल जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी पेपर करवाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। तो दोस्तों, बीएड का एंट्रेंस एग्जाम 9 अगस्त को जो हुआ था, उसी के क्रम में अभी सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगा जीएस का पेपर। तो सभी लोग जुड़ जाइए, जितने भी आपके भाई बंधु यार दोस्त हैं उन सबको जोड़ लीजिए और उनको बता दीजिए कि बीएड का एंट्रेंस एग्जाम का सलूशन हमारे एसआरएम एजुकेट चैनल पर दिया जा रहा है, सबसे सटीक और सबसे सही। तो पेपर्स की बात करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आया था जिसमें 100 क्वेश्चन थे। 100 क्वेश्चन थे। ये 50-50 के भागों में बटे हुए थे दोस्तों। कितने कितने के भागों में? 50-50 के भागों में। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी कारगर साबित होने वाला है जो नेक्स्ट ईयर बीएड के एग्जाम देने जाएंगे। तो वो लोग भी देखें तो उन्हें पेपर का थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, शेड्यूल मिल जाएगा कि पेपर किस हिसाब से आता है। तो 50-50 क्वेश्चन के हमारे फर्स्ट शिफ्ट में पेपर थे। 50 क्वेश्चन जीएस के थे और 50 क्वेश्चन हिंदी के थे। और कल के पेपर की दोस्तों खास बात ये थी, जो ऑप्शंस दिए गए थे वो बहुत खतरनाक ऑप्शंस थे। जैसे एक क्वेश्चन में एग्जांपल आपको बताता हूं, नरेंद्र मोदी ने पहली बार कब शपथ ली? अब लोगों को पता था कि मई 2014 में शपथ ली। तो ऑप्शन देखिए किस हिसाब से था। 16 मई 2014, 22 मई 2014, 24 मई 2014 और 26 मई 2014। आप सोच सकते हैं कितना नजदीक ऑप्शंस रखे हुए हैं। तो तैयारी आपको किस लेवल की करनी है ये आप लोग खुद ही जान सकते हैं। तुक्का आप इसमें नहीं मार सकते हैं, क्योंकि जिसको सटीक डेट पता होगी वही आंसर लगा के आया होगा। ज्यादातर लोगों ने 16 मई लगाया होगा। पेपर में क्वेश्चंस रखना बड़ी बात नहीं होती है, क्वेश्चन के जो ऑप्शन अरेंज किए जाते हैं वो बड़ी बात होती है। जैसे देखिए, सभी लोगों को लगभग ये अनुमान था कि 16 मई को रिजल्ट आया था, मतलब 16 मई को यह सरकार बन चुकी थी, लेकिन शपथ जो लिया गया था वो 26 मई को लिया गया था। तो कितना कंफ्यूजन क्रिएट करके ऑप्शन रखे गए। तो जो ऑप्शंस रखे जाते हैं एग्जामिनर जानता है। कई बार मैंने स्कूल में भी कहा है अपने बच्चों से, अपने जहां मैं कॉलेज में पढ़ाता हूं उसमें भी कहा, अपनी कोचिंग में भी कहा कई बार बच्चों से कि ऑप्शन जो आएंगे आपके वो बहुत खतरनाक होंगे। वो एग्जामिनर जानता है कि आप गलती कहां करोगे, उस हिसाब से वो ऑप्शंस देता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो नेक्स्ट था दोस्तों हमारा सेकंड शिफ्ट। सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था उसमें भी 100 क्वेश्चन थे हमारे, और ये भी 50-50 के भागों में बटे हुए थे। ये था कला, विज्ञान, इन सब के क्षेत्र का ये सब्जेक्टिव पेपर था। जिसने अपना जो सब्जेक्ट चूज किया तो उसके 50 क्वेश्चंस थे। इसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस दे रखे थे। तो ये था आपका पेपर का कुछ शेड्यूल। लगभग 100 क्वेश्चन थे, 200 क्वेश्चन थे दोनों पेपर को मिला के। और 200 क्वेश्चन में लगभग मेरे हिसाब से जो मेरिट जानी चाहिए वो 130 प्लस या 125 प्लस ही जाएगी। आगे देखते हैं सरकार क्या करती है।
तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज का जीएस का क्वेश्चंस। जो जो क्वेश्चंस मेरे पास अवेलेबल हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोग को कराऊंगा, तो जुड़े रहिए। और जिन्हें क्वेश्चंस के आंसर पता हो वो लोग साथ में आंसर भी देते जाएं, और लास्ट में मुझे ये जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए, आप कितने क्वेश्चन सही करके आए। दूसरी बात, एक बात और बताना चाहता हूं, हमारे और आकाश सर के द्वारा आपको प्रैक्टिस सेट्स करवाए जा रहे थे। कल और परसों के 2 प्रैक्टिस सेट्स लगातार हमने और आकाश सर ने डाले थे, और दोनों प्रैक्टिस सेट्स जिन्होंने देखे होंगे उस प्रैक्टिस सेट का लाभ बीएड के पेपर में जरूर मिला होगा। जैसे हिंदी में एक क्वेश्चन आ गया था कि परसर्ग किसे कहा जाता है, सर्वनाम का परसर्ग क्या होगा, ऐसे करके क्वेश्चन आया था। परसर्ग कोई भी नहीं बताता है, कारक होता है जो कारक। कारक में संप्रदान कारक पूछा गया था, संप्रदान का परसर्ग। तो जो क्वेश्चन आया था दोस्तों आपका वो संप्रदान कारक का परसर्ग क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा था। ये अगर डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि संप्रदान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है तो आप लोग लगा देते, लेकिन कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये परसर्ग क्या होता है। लेकिन जो आकाश सर की वीडियो देखी होगी हिंदी प्रैक्टिस सेट की, हिंदी विद आकाश सर, तो वो लोग इसका फायदा जरूर मिला होगा। और वेन डायग्राम में मैंने आपको जो बताया था सेम क्वेश्चन वही रखा हुआ था जो परसों मैंने कराया था, फल सब्जी और सेब, ये क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन मैंने परसों ही आप लोगों से करवाया था। तो चलिए शुरू करते हैं। जीएस का पहला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है कि लाइनक्स क्या है। जो बीएड का पेपर देके आए हैं उन्हें पता होगा कि क्वेश्चंस क्या क्या आए हैं। सभी लोग जवाब भी देते जाएं और लास्ट में ये जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए थे। लाइनक्स जो है दोस्तों वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये लैपटॉप वगैरह जब आप खरीदते हैं तो उस पर अलग से लिखा होता है लाइनक्स, तो ये क्या है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम। जो लोग ऑपरेटिंग सिस्टम लगाए हैं वो लोग खुश हो जाएं, उनका आंसर सही है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, अब इसमें भी जो ऑप्शंस दिए गए थे वो भी बहुत खतरनाक दिए गए थे। सबको पता था कि भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो परम है, लेकिन परम कौन सा है। ऑप्शन में परम 2000 था, परम 6000 था, परम 8000 था, तो ऐसे करके ऑप्शंस दे रखे थे। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो परम 8000 इसका सही आंसर होगा। तो दूसरा क्वेश्चन, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो था हमारा वो परम 8000 था, परम 8000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। सभी लोग जवाब भी देते जाएं और बताते भी जाएं कि उनको क्या लग रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। डोगरी भाषा कहां बोली जाती है। इसमें भी क्वेश्चन ऑप्शन बहुत खतरनाक दिए गए थे। जो पेपर का लेवल था बच्चों वो बहुत ही अच्छा था, उसके जो ऑप्शन दे रखे थे वो बहुत सटीक सटीक दे रखे थे। ऑप्शन में आपका पंजाब था, पंजाब में भी डोगरी बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश था, हिमाचल प्रदेश में भी डोगरी बोली जाती है। और जम्मू कश्मीर था, J&K। ये कुछ ऑप्शंस थे, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और शायद एक मेघालय था। ये 4 ऑप्शन थे। और दोस्तों सबसे सटीक बात, आपको पूरे YouTube पे आप लोग छान लीजिएगा, कहीं भी आपको ऑप्शन सही बताएंगे। क्या किया गया, जो बनाए गए हैं वीडियोस इधर उधर से क्वेश्चन उठा के और बना दिए गए, मैं आपको ऑप्शंस भी बताऊंगा कि कौन कौन से ऑप्शन साथ में थे, किस हिसाब से आपको पेपर लगाना है। तो बने रहिएगा दोस्तों अंत तक हमारे साथ, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो डोगरी भाषा इन तीनों जगह दोस्तों बोली जाती है, पंजाब में भी बोली जाती है, हिमाचल प्रदेश में भी बोली जाती है, जम्मू कश्मीर में भी बोली जाती है, लेकिन मुख्य रूप से जो डोगरी भाषा बोली जाती है वो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। तो आपका आंसर जो सही होगा वो कौन सा होगा, जम्मू एंड कश्मीर। तो इतने हार्ड टाइप के आपके ऑप्शंस दिए गए थे। चलिए तो 3 क्वेश्चन, शुरुआत के 3 क्वेश्चन कर लिए हैं,
और जो लोग अभी भी नहीं जुड़े हैं जल्दी से वीडियो शेयर करके एक बार सभी लोगों को बुला लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सेना प्रमुख, भारत के थल सेना प्रमुख, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो मनोज मुकुंद नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे। एक ऑप्शन था मुकेश मुकुंद नरवणे, एक ऑप्शन था रमेश मुकुंद नरवणे। तो ऐसे करके ऑप्शन थे, तो जो आप मतलब इन लोगों ने आपको तुक्का लगाने लायक भी नहीं छोड़ा था। आपको सटीक आंसर जब पता होता तभी आप आंसर लगा सकते थे। तो चौथा क्वेश्चन हमारा था भारत के थल सेना प्रमुख कौन थे? थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि की चाल वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो वायु में दोस्तों ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन ये आपको ऑप्शन के हिसाब से लगाना था। एक ऑप्शन था 230 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड और 350 मीटर पर सेकेंड और 380 मीटर पर सेकेंड। ऐसे करके आपके ऑप्शंस थे। जो लोग पेपर देके आए होंगे उन्हें ऑप्शन पता होंगे, यही ऑप्शन दे रखे थे दोस्तों, सेम यही ऑप्शन थे। तो देखिए 332 मीटर पर सेकेंड है, तो 332 के आसपास हमारा कौन सा है? 330 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा सही जवाब कौन सा होगा? 330 मीटर पर सेकेंड। चलिए तो ये पांचवा प्रश्न था हमारा, 330 मीटर पर सेकेंड। छठा प्रश्न है हमारा, छठा क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? फिरोज शाह कोटला मैदान, फिरोज शाह कोटला। अब देखिए इसका जो नाम बदल के रखा गया, इसका जो आंसर होगा वो अरुण जेटली, अरुण जेटली। इसमें एक ऑप्शन सुषमा स्वराज भी दे रखा था। अब लोगों ने सोचा कि सुषमा स्वराज जब मरी होंगी तो दिल्ली की सीएम रही थी वो पहले, तो सुषमा स्वराज के नाम पर ही ये फिरोज शाह कोटला का नाम रख दिया गया होगा। तो गारंटी है दोस्तों 50-60% लोग ये सुषमा स्वराज लगा के आए होंगे, लेकिन सुषमा स्वराज आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा? अरुण जेटली। चलिए सातवां प्रश्न है हमारा, और कई लोग सही जवाब भी दे रहे हैं। सातवां प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो था दोस्तों वो था अप्सरा, अप्सरा परमाणु रिएक्टर। ये भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। आठवां प्रश्न जो हमारा है वो है, रक्त समूह जो सर्वदाता है, जो सभी को रक्त दे सकता है, वो कौन सा है? तो इसमें एक ऑप्शन था ओ पॉजिटिव और एक ऑप्शन था ओ निगेटिव। तो कई लोगों को एक दिक्कत ये भी हो गई होगी कि ओ निगेटिव वाला सबको दे सकता है कि ओ पॉजिटिव वाला। तो इसमें जो आंसर सही होगा दोस्तों वो आपका ओ पॉजिटिव। वो रक्त समूह जो सभी को रक्त दे सकता है, तो ओ पॉजिटिव। उसके बाद नवा क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की कौन सी होती है? तो सभी को पता होगा यकृत या लीवर, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। 10वां है हमारा सीस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सीस्मोलॉजी में। तो इसमें एक ऑप्शन था चट्टान, एक ऑप्शन था पृथ्वी और एक ऑप्शन था भूकंप। तो ये लगभग लोगों ने सही लगा दिया होगा, क्योंकि सीस्मोग्राफ होता है जिसपे भूकंप नापा जाता है।
तो उसी से मिलता जुलता है सिस्मोलॉजी। लॉजी माने दोस्तों होता है स्टडी, मतलब पढ़ाई करना। तो भूकंप के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको सिस्मोलॉजी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। प्रकाश वर्ष इकाई है, 11वां प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है। कई बार मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। लोग समझते हैं प्रकाश की इकाई है, इसकी इकाई है, लेकिन ये दूरी की इकाई है। और ये कौन सी दूरी है दोस्तों? तो खगोलीय दूरी है, खगोलीय दूरी की इकाई है ये। तो 11वां प्रश्न जो हमारा है वो प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो किसकी है? खगोलीय दूरी की इकाई है। 12वां प्रश्न जो भारत को है वो कितने पिन कोड जोनों में बांटा गया है? भारत को कितने पिन कोड जोनों में बांटा गया है? तो दोस्तों इसको लगभग 9 जोन में बांटा गया है। कितने जोन में बांटा गया है? 9 जोन में बांटा गया है। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर आगे के क्वेश्चंस करते हैं। तो 12वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 13वां क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत दोस्तों वर्ष 2005 में करी गई थी। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब करी गई? तो वर्ष 2005 में करी गई। 14वां प्रश्न है हमारा, एनसीईआरटी के अध्यक्ष। अब देखिए पेपर बनाने वालों ने कितना दिमाग लगाया। हाल ही में अभी आई है हमारी भारत की नई शिक्षा नीति। तो शिक्षा नीति जब आएगी तो उसमें एनसीईआरटी जरूर शामिल होगा। तो एनसीईआरटी के जो अध्यक्ष पूछे गए हैं वो आपके हैं कृष्ण कुमार। कौन है दोस्तों? कृष्ण कुमार। 15वां प्रश्न है हमारा, सर्व शिक्षा अभियान। कब शुरू किया गया था? तो इसमें एक ऑप्शन था 1990, 1980 और 2000 और 2001। तो 2000 और 2001 ये वाला ऑप्शन आपका सही है। जो सर्व शिक्षा अभियान जो लागू किया गया था वो वर्ष 2000-2001 को लागू किया गया था। सबसे बड़ी तट रेखा वाला राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ी तट रेखा वाला राज्य। इसमें कई लोगों को आंध्र प्रदेश लगा होगा, लेकिन ऑप्शन जो आपका सही है वो गुजरात। सबसे बड़ी तट रेखा जो है वो किसकी है दोस्तों? गुजरात की है। 17वां प्रश्न है हमारा, रेड क्रॉस की स्थापना किसने करी थी? रेड क्रॉस की स्थापना, रेड क्रॉस की जो स्थापना करी थी दोस्तों वो हेनरी ड्यूनेट ने की थी। वर्ष 1963 या 1983, लगभग वर्ष मेरे मिसिंग कर रहा है दिमाग से, लेकिन हेनरी ड्यूटेन ने इसकी स्थापना करी थी, रेड क्रॉस की स्थापना। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर। लोकसभा पहली महिला स्पीकर, तो आपका आंसर होगा मीरा कुमारी। क्या हो जाएगा दोस्तों? मीरा कुमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एशियन ड्रामा। मेरे बीएड वाले जितने बच्चे हैं सबको मैंने ये किताब खूब रटवाई थी, और जो बुक मैंने लिख के दी थी आपको, एक पेपर्स में लिख के दी थी, लगभग उन्हीं में से जो पुरानी किताबें पूछी जाती हैं उन्हीं में से आएंगी। आप लोग अगर कहेंगे तो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा बुक्स की। उसके लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा किसने लिखी थी? तो गुन्नार मिल्टन ने लिखी है। गुन्नार मिल्टन। एशियन ड्रामा जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो गुन्नार मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। तो ये क्वेश्चंस हो गए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम
मिटाते हैं। तो दोस्तों 19 क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं। जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए कैसा लग रहा है, आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आपके प्रश्न जो आप लोग कल पेपर दे के आए थे सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जल्दी से मुझे एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। और एक बार जो लोग नहीं जुड़े हैं उन्हें फिर से एक बार शेयर जरूर करिए दोस्तों, शेयर और लाइक। मैंने आपको कहा था जो हम लोगों की फीस है वो मात्र इतनी ही है कि आप शेयर और लाइक करते रहें, यही हमारी फीस है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग मार्क, कई बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि एग मार्क क्या होता है, और पहला ऑप्शन दिया जाता है अंडे के लिए। तो अंडे के लिए नहीं होता है दोस्तों, इसमें वस्तु की गुणवत्ता की शुद्धता का मापन किया जाता है कि कितना शुद्ध है, या परख किया जाता है वस्तु की गुणवत्ता के लिए ये होता है एग मार्क। तो इसका आंसर लगभग सभी लोगों ने सही कर दिया होगा। 21वां प्रश्न, नरेंद्र मोदी जी द्वारा पहली बार शपथ कब ली गई? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो 26 मई वर्ष 2014। अभी मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी द्वारा पहली बार शपथ जब ली गई वर्ष 2014 सभी को पता था, लेकिन मई 2014 सभी को पता था, लेकिन मेन डेट आप लोग भूल गए थे। और अगले पेपर की जो आप लोग नेक्स्ट पेपर की तैयारी करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन एक मैं आपको बता दे रहा हूं और 100% वो क्वेश्चन आएगा। आज लिख लीजिए, लॉकडाउन पहली बार किस तारीख को लगा था, आप लोग याद करके जाइएगा, क्वेश्चन जरूर आएगा। कोरोना वायरस से अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके 4 से 5 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे करंट अफेयर में, आप लोग देखिएगा। लॉकडाउन पहला लॉकडाउन किस तारीख को किया गया था? जनता कर्फ्यू याद रखिएगा। जनता कर्फ्यू किस तारीख को लगाया गया? इसके नेक्स्ट दिन पहला लॉकडाउन लगा था। तो दोनों तारीख आप लोग याद रखिएगा, जरूर इस क्वेश्चन से आपकी भेंट होगी किसी ना किसी एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जिन्हें तारीख पता हो वो लोग तारीख भी जल्दी से बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22, राजधानी परिवर्तन, मतलब कलकत्ता से दिल्ली जो हमारी राजधानी थी वो कब पहुंचाई गई? तो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था वर्ष 1911 में। वर्ष 1911 में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली पहुंचा दिया गया था। कहां पहुंचा दिया गया था दोस्तों? दिल्ली पहुंचा दिया गया था। और किसका आयोजन किया गया था? तो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार का किसके आगमन पर? तो जॉर्ज पंचम के आगमन पर यह दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और यहीं पर हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जन गण मन गाया था। जनगण मन अधिनायक जय हे जॉर्ज पंचम के स्वागत के रूप में यह गाना गाया गया था, जो आज हम लोग स्कूलों में हर जगह हम लोग ये हमारा राष्ट्रीय गीत बन चुका है। तो दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ दोस्तों? चाहे दिल्ली दरबार का आयोजन प्रश्न आए और चाहे राजधानी परिवर्तन का प्रश्न आए, तो कब हुआ था? वर्ष 1911। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना 23वां क्वेश्चन। सबसे सटीक और सबसे ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को मैं करवाऊंगा। संविधान में कितनी भाषाएं हैं? संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 24वां क्वेश्चन है, जो मूल अधिकार हैं
वो किस भाग में है? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार संविधान के किस भाग में लिए गए हैं, किस भाग में हैं? तो भाग 3। मूल अधिकार जो हमें प्रदान है वो कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है, अनुच्छेद 33 तक। तो ये सब आपको बताना है। संविधान के भाग 3 में आपके मूल अधिकार प्रदत्त हैं, मूल अधिकार आपको दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई लाइफ माई कंट्री, माई लाइफ माई कंट्री के लेखक कौन है? माई लाइफ माई कंट्री अभी हाल ही में 5 अगस्त को राम मंदिर का मुद्दा आया था, राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा। तो अयोध्या का जो मामला जो गरमाया था, जो अपनी चरम सीमा पर जिसको लेके गया जो नेता, वो थे हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी। तो उन्हीं के द्वारा है माई लाइफ माई कंट्री, LK आडवाणी। इसमें एक ऑप्शन जनरल परवेज मुशर्रफ भी दे रखा था, तो ये आपको देखना है दोस्तों। 25वां क्वेश्चन। चलिए 26वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान अपनाया गया कब अपनाया गया? तो आप लोगों को अगर संविधान की प्रस्तावना याद हो, किस किस को याद है जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके लिखिए कि संविधान की प्रस्तावना सर मुझे याद है। पूरी प्रस्तावना याद होनी चाहिए। जब आप क्लासरूम में आते थे तो हमारे बोर्ड के साइड में प्रस्तावना का बैनर लगा हुआ है। आप लोगों क्लास में आके बैठते ही थे केवल और उसको याद नहीं करते थे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की शक्ति प्रदान करने के लिए तथा उन सब में राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज तारीख 26 नवंबर सन 1949, आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 मिति मार्गशीर शुभ सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा अपनी इस संविधान सभा को आत्मार्पित अधिनियमित और अंगीकृत करते हैं। अंगीकृत का मतलब अपनाया। तो कब अपनाया? वर्ष 1949, 26 नवंबर वर्ष 1949 को संविधान को क्या किया गया? आत्मार्पित किया गया, अंगीकृत किया गया, अपनाया गया। और संविधान लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी वर्ष 1950। 26 जनवरी वर्ष 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। अच्छा एक बात और, ये इतने दिन का गैप क्यों किया गया? 26 जनवरी वर्ष 1950 देश में कानून होना जरूरी है। कानून बनके तैयार हो गया 26 नवंबर सन 1949 को और लागू किया गया 26 जनवरी सन 1950 को। तो ये 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया? इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण रहा होगा। तो इसके पीछे कारण ये था कि वर्ष 26 जनवरी 1931 को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया था तो उसको स्वाधीनता दिवस घोषित किया था। लेकिन स्वाधीनता दिवस का मतलब होता है आजादी दिवस, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम लोग 26 जनवरी को आजाद हो गए। तो उस तारीख को जिंदा रखने के लिए इन्होंने 3 महीने का इंतजार किया था, 26 नवंबर से 26 जनवरी तक। इसको आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27वां। तो दोस्तों नीचे आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, एक मिनट। तो दोस्तों हमारा 27वां प्रश्न है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? कांग्रेस का विभाजन। तो ये जो कांग्रेस का विभाजन हुआ है दोस्तों वो वर्ष 1907 में हुआ है और शायद मेरे हिसाब से उसमें एक ऑप्शन दे रखा था 1906, 1909, 1910, शायद 1907 ऑप्शन नहीं दे रखा था। तो अगर 1907 ऑप्शन नहीं है तो आपका आंसर सही होगा वर्ष 1906, क्योंकि बंगाल विभाजन जो हुआ था वो वर्ष 1905 में हुआ था। उसके बाद कांग्रेस विभाजन हुआ था जस्ट बाद में,
तो आपका आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर 1906 सही होना चाहिए। अगर 1907 ऑप्शन दिया है तो आपका 1907 सही होगा। तो कांग्रेस विभाजन कब हुआ दोस्तों? तो वर्ष 1907 में हुआ। तो हमारा 28वां क्वेश्चन है, रहीम किसके दरबार में थे? बहुत ही सटीक क्वेश्चन, रहीम किसके दरबारी कवि थे? रहीम किसके दरबारी कवि थे? तो आपको पता होगा अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, उन्हीं को रहीम कहा जाता था, अब्दुल रहीम खान खाना खाने खाना को। तो ये अकबर के दरबार में थे। अब कई लोगों ने यहाँ पे कंफ्यूजन क्या लगाया होगा, इसमें ऑप्शन 1 तुलसीदास भी था, सॉरी अकबर भी था, औरंगजेब भी था, जहांगीर भी था और बाबर भी था। अब कई लोगों को लगा होगा कि अकबर के जो समकालीन थे वो तुलसीदास थे, तुलसीदास जी थे, तो रहीम तो हो नहीं सकते हैं। तो जो अकबर के बाद आया होगा, तो कई लोगों ने जहांगीर लगा दिया होगा, कई लोगों ने शाहजहां लगाया होगा, कई लोगों ने बाबर लगाया होगा। तो लेकिन इसका सही जवाब जो होगा वो होगा अकबर, क्योंकि अब्दुल रहीम खान खाना जो थे वो इन्हीं के दरबारी कवि थे। इनके 9 रत्नों में से एक थे अब्दुल रहीम खाने खाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा, राष्ट्रपति को शपथ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ आप सभी लोगों को पता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होते हैं वो राष्ट्रपति को क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। ये आप सभी लोगों को पता होगा और शायद ही है ये किसी का गलत हुआ हो, क्योंकि संविधान का जहां से सा शुरू होता है वहीं से सब लोगों को ये पता होता है कि राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट है द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा, इसमें एक ऑप्शन लाल कृष्ण आडवाणी भी था, राम मंदिर का मुद्दा गरमाया हुआ भी था, तो कई लोग इसमें लाल कृष्ण आडवाणी भी आंसर लगा के आए होंगे, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी जी हिंदू प्रणेता थे, हिंदुओं की तरफ ज्यादा उनका झुकाव रहता था, तो इस वजह से हो सकता है कई लोगों ने लाल कृष्ण आडवाणी भी ऑप्शन लगाया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीफ सॉरी वर्ष 1918 में गांधी जी ने किस आंदोलन में भाग लिया था? किस आंदोलन के नेता बने? तो ये था चंपारण सत्याग्रह। वर्ष 1914 को गांधी जी भारत आए वापस, उसके बाद तो सॉरी वो 15 में, वर्ष 1915 में गांधी जी भारत वापस आए और उसके बाद 1918 में चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली महिला डीजीपी, 95% बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा। भारत की पहली महिला डीजीपी, इसमें कई लोग किरण बेदी ऑप्शन लगा के आए होंगे, लेकिन किरण बेदी नहीं है, इसका आंसर है कंचन चौधरी। कंचन चौधरी, इसमें कई लोग किरण बेदी लगा के आए होंगे, लेकिन किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस थी, डीजीपी नहीं थी। और ऑप्शन में पहला ऑप्शन जो दे रखा था वो किरण बेदी दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, CTRL प्लस वी, अगर कंप्यूटर आप लोग चलाते होंगे तो CTRL प्लस वी से क्या होता है ये आपको बताना था। तो ये लगभग सभी लोगों को पता होगा, CTRL प्लस वी से
पेस्ट होता है। कोई चीज आपने वहां से उठाई और दूसरी जगह अगर पेस्ट करनी है तो CTRL के साथ आप V दबा दीजिए तो चीज पेस्ट हो जाएगी। जैसे कम मोबाइल्स में हम लोग करते हैं, व्हाट्सएप का मैसेज किसी का कॉपी किया और दूसरी जगह पेस्ट करना है तो उसको दबाया और छोड़ दिया, पेस्ट हो गया। ऐसे ही कंप्यूटर में भी CTRL + V जब आप दबाते हैं तो पेस्ट होता है। तो दोस्तों ये थे GS के क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस। तो ये थे क्वेश्चन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में से गर्म जलधारा नहीं है। गर्म जलधारा नहीं है, 34वां क्वेश्चन है ये हमारा। तो गर्म जलधारा जो नहीं है उसमें दोस्तों एक आपकी फ्लोरिडा की जलसंधि दे रखी थी, कनेरी की जलसंधि थी। तो जो कनेरी की जलधाराएं, सॉरी जलसंधि नहीं, सॉरी जलधाराएं, कनेरी की जलधारा जो है वो ठंडी जलधारा है। ये जैसे एक ब्राजीलियन जलधारा है, ये गर्म जलधारा है। अल नीनो एक ऑप्शन में दे रखा था, अल नीनो, ये भी आपकी गर्म जलधारा है, अटलांटिक महासागर में होती है ये। इसी की वजह से भारत में मानसून तेज होता है, कभी भारत में मानसून कम आता है। तो ये अल नीनो और अल्ना दो क्रियाएं होती हैं। ये अगर आपको भूगोल के बारे में अच्छे से पढ़ना है सॉरी, तो मैंने भारत का मानसून पढ़ा है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी विद राजीव मिश्रा, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप ज्योग्राफी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था दोस्तों आपका, वो था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020, नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने ये पुरुष एकल खिताब जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36वां क्वेश्चन, ग्रीन जज। ये क्वेश्चन सबके गले की हड्डी बना होगा। ग्रीन जज किसे कहा जाता है? तो इसमें एक ऑप्शन था PN भगवती, JS खेहर, ये ऑप्शन था। एक ऑप्शन था कुलदीप सिंह। तो जो ग्रीन जज कहा जाता है वो कुलदीप सिंह को कहा जाता है। और उन्हें ग्रीन जज क्यों कहा जाता है? मुंबई, तो ग्रीन जज कुलदीप सिंह को क्यों कहा जाता था? जैसे आप देख रहे होंगे मुंबई है और दिल्ली है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ है, कई सारे फ्लाईओवर्स बनते हैं। तो जब ऐसी जगह फ्लाईओवर्स बनाए जाते हैं जहां वृक्ष वगैरह ज्यादा हैं, तो ऐसा ही एक केस आया था 700 वृक्ष वर्सेस फ्लाईओवर केस आया था कुलदीप सिंह जी के पास। ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे। वर्ष 1996 में ये रिटायर हुए थे। कब रिटायर हुए थे? वर्ष 1996 में रिटायर हुए थे। तो फ्लाईओवर का केस था और वहां पर 700 पेड़ काटे जाने थे। तो उसमें इन्होंने जो फैसला दिया था वो पर्यावरण के हिसाब से फैसला दिया था। तो इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? ग्रीन जज कहा जाता है। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टोबा टोक सिंह किसकी रचना थी? टोबा टोक सिंह किसकी रचना थी? तो ये सादत हसन मंटो की रचना थी, टोबा टोक सिंह। ये लघु कथा है, ये एक प्रकार की कथा है। टोबा टोक सिंह सादत हसन मंटो की थी। और चलिए देखते हैं अपना अंतिम प्रश्न, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? ये आपसे पूछा गया था, ये आपको बताना है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो संबंधित था वो दोस्तों पर्यावरण से संबंधित था। पर्यावरण में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण में जो जलवायु परिवर्तन हुआ उससे संबंधित। तो दोस्तों ये थे जीएस के टॉप 38 क्वेश्चंस।
लगभग 38 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी के क्वेश्चंस जो हैं, जो बचे हुए हैं, उसमें थोड़ा सा डाउट है तो सरकारी लिस्ट आने दीजिए, आपको वो भी मैं अवेलेबल करा दूंगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखते हैं रीजनिंग के टॉप क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं हम लोग अपने रीजनिंग के क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन था दोस्तों, वो आपका लगभग कुछ ऐसा था। पहला नहीं, वो तो प्रैक्टिस के सेट्स के हिसाब से था। किसी का पहला भी हो सकता है, किसी का बाद में भी, किसी का बीच में भी हो सकता है। आई जे ओ ऐसे करके प्रैक्टिस सेट्स आए थे, आपके जो सेट थे वो आए थे। तो PRAYAGRAJ, प्रयागराज को किसी सांकेतिक भाषा में 28 लिखा गया। वाराणसी को किसी सांकेतिक भाषा में 25 लिखा गया। लखनऊ को सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा? काफी अच्छा क्वेश्चन है और सरल भी क्वेश्चन है। अब आप इसमें क्या करेंगे, आप पेपर अगर हॉल में बैठे होंगे तो आपने किया भी होगा ये काम। आप सबकी नंबरिंग करेंगे, फिर उसमें जोड़ना घटाना शुरू करेंगे। जैसे P का 16, R का 18, A का A, 22 का A का 1, G का 7, R का 18, ऐसे करके आप सब नंबरिंग करेंगे। फिर जोड़ना घटाना गुणा भाग देना शुरू करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 अंक है, 9 शब्द हैं टोटल। तो 9 गुणे 3 प्लस 1, 9 3 27 और 1 28। इसमें कितने हैं दोस्तों? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुणे 3 प्लस 1, 8 3 24 और 1 25। इसमें कितने अंक हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक हैं। तो 7 गुणे 3 प्लस 1, 7 3 21 और 1 22। जिनको ये पकड़ में आ गया होगा वो 3 से 4 सेकंड में पकड़ में आ गया होगा, और जिनको ये पकड़ में नहीं आया होगा वो आंसर नहीं आया होगा। एक ऑप्शन 22 दे रखा था, एक ऑप्शन 25 दे रखा था, एक ऑप्शन 28 दे रखा था, ऐसे करके ऑप्शन दे रखे थे। तो कौन सा सही होगा? आपका 22 सही होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफी अच्छा सा क्वेश्चन था। जब मैंने आपको क्लॉक का प्रैक्टिस सेट कराया था तब उसमें ये क्वेश्चंस मैंने कराए थे। आपसे पूछा है 5:30 बजे से 6 के मध्य कब समकोण होगा या सुइयां समकोण पर होंगी। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बताया है ये समकोण निकालना। अब ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है 5:30 से 6 बजे के बीच। 5:30 से 6 बजे के बीच का मतलब है आपको 5 से 6 बजे के बीच समकोण पूछा गया है। तो समकोण में दोस्तों मैंने आपको बताया था जो आधार होता है वो आधार कितना होता है? 3 और 9। तो 60/11 में घंटों का गुणा कराया जाता है। तो 9 से 5 तक गिनेंगे तो कितने घंटे हुए? 10 11 12 1 2 3 4 5। 60 गुणे 8, 8 6 48, 480/11, 11 4 44, 4 बचा, 11 3 33, 7/11, यानी 5:43 सही, 7/11 जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा। 3 से जब आप चेक करेंगे तो ये 60/11 गुणे 2 यानी 120 आ जाएगा। ये 10/11 होगा। लेकिन ऑप्शन में आपको 5:10 सही 10 बटे देना ही नहीं है, क्योंकि 5:30 से इन्होंने कहा है। तो 5:30 से आपको किसमें चेक करना है? 9 आधार से चेक करना होगा। तो आंसर आपका क्या सही होगा? 5:43 सही, 7/11। आपके ऑप्शन में ही नहीं था 5:10 सही 10/11। तो जो ऑप्शन था वो 5:43 सही 7/11 था। और जिन लोगों को ये लग रहा हो कि कहां से हो गया, क्या आधार और क्या घंटा, तो वो आप लोग हमारे रीजनिंग विद राजीव मिश्रा प्लेलिस्ट में जाके क्लॉक का पार्ट दे सकते हैं। बहुत ही कायदे से, बहुत ही इत्मीनान से मैंने आपको समझाया है, आप आंसर लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन था साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू पूछी थी आपसे। साइन -1 या साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू आपसे पूछी थी। तो इसकी वैल्यू जो होती है दोस्तों वो π/4 होती है। कितनी होती है? π/4। एक क्वेश्चन था आपका, तोता अगर उड़ने से संबंधित है तो मगर, सॉरी, तो वही संबंध होगा किससे? रेंगने से।
इसमें एक ऑप्शन शायद आपका मछली दे रखा था, एक ऑप्शन मगरमच्छ था, एक ऑप्शन चिड़िया था। तो इसमें 100% है आपका मगरमच्छ होगा। मछली नहीं हो सकता है क्योंकि मछली दोस्तों तैरती है, और रेंगता कौन है? मगरमच्छ। इन्हें उरग कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है? उरग। उरग माने जानते हैं? सांप का भी पर्यायवाची होता है उरग, जो छाती के बल चलता हो, उर के बल चलता हो। उर माने होता है छाती, जो छाती के बल चलता हो यानी रेंगता हो, उसे उरग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसान, कुम्हार, बढ़ई, मिस्त्री। इसमें आपको दोस्तों विषम छांटने हैं, तो इसमें हल्का सा कंफ्यूजन है। इसके मैं आपको दो ऑप्शन बताऊंगा, फिर दो आंसर्स बताऊंगा, फिर देखते हैं सरकार क्या मानती है इसको, या लखनऊ यूनिवर्सिटी क्या मानती है इसको। तो कुम्हार है, बढ़ई है, मिस्त्री है और किसान है। तो इसमें एक आंसर तो दोस्तों आपका किसान होना चाहिए। किसान इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये टेक्निकल काम वाले हैं सारे, कुम्हार है, बढ़ई है, मिस्त्री है, तो ये टेक्निकल काम से किसान होना चाहिए। नहीं तो ये तीनों देखिए, किसान, बढ़ई और कुम्हार, ये तीनों के काम अलग अलग दिख रहे हैं। किसान खेती का काम करता है, कुम्हार मटके का काम करता है, बढ़ई लकड़ी का काम करता है। मिस्त्री जो है, मिस्त्री किसी का भी हो सकता है, मैकेनिकल मिस्त्री भी हो सकता है, पुर्जों का मिस्त्री भी हो सकता है। तो एक ऑप्शन आपका मिस्त्री होना चाहिए। अब देखते हैं भारत सरकार या राज्य सरकार इस पे क्या ऑप्शन देती, क्या सही मानती है। तो इसके दो ऑप्शंस हैं, मिस्त्री भी हो सकता है और किसान भी हो सकता है। देखना है इसका आंसर क्या आता है। जब आंसर की आएगी तो मैं आप लोगों को अपडेट करा दूंगा। अब एक क्वेश्चन था आपका कि 2, 10, 45, 231, 93 क्या होगा? 1393। तो इसमें सीरीज आपको भरनी थी और बताना था कि सीरीज इसमें क्या होगा। तो देखिए इसमें आपको क्या किया गया है, 2 गुणे 3 प्लस 4 तो आ जाएगा 10। 2 3 6 और 4 10। फिर क्या किया गया है, 10 गुणे 4 प्लस 5, 10 चौक 40 और 5 45। एक एक बढ़ाते जाना है सब में। फिर कितना आया, 231 गुणे 6 प्लस 6, सॉरी गुणे 5 प्लस 6 तो आ जाएगा 1393। फिर ऐसे ही 1393 में गुणे 7 प्लस 6 ऐसे करके करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9759। इसमें करेंगे 5 का गुणा, इसमें 6 का गुणा, ऐसे करके एक एक आप बढ़ाते चले जाएंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको बस क्या करना था, ये आपको सीरीज पकड़नी थी कि 2 में 3 का गुणा करा प्लस 4 किया 10, 10 में 4 का गुणा किया प्लस 5 जोड़ा तो कितना आ गया 45, 231 में 5 का गुणा किया प्लस 6 जोड़ा, फिर 6 का गुणा किया 7 जोड़ा, 7 का गुणा किया 6 जोड़ा, ऐसे करके आपको बढ़ना था स्क्रीन पे। एक आपका क्वेश्चन था, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 5:3 हो जाता है। तो वर्तमान आयु का अंतर पूछा था तो वो आपको बताना है। तो ये जो आप अभी सबने जस्ट अभी 4-5 दिन पहले 6 दिन पहले आपको पढ़ाया था कि वर्तमान आयु का अंतर कितना होगा, तो इसमें से आप 1 का अनुपात निकालेंगे तो 1 का अनुपात आपका 2 निकलेगा। और वर्तमान आयु का पूछा है तो 7 तियां 21 और 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 आएगा। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 8 वर्ष। तो जो 8 वर्ष लगा के आए हों उनका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए को अगर माइनस कहा गया है, बी को अगर डिवाइड कहा गया है, सी को प्लस कहा गया है, डी को मल्टीप्लाई कहा गया है तो 30b 5a 22c
40D 10 बराबर क्या होगा। तो बस इसमें क्या करना है आपको, ABCD रख दीजिए। 30, B का मतलब क्या है डिवाइड 5, A का मतलब क्या है माइनस 22, C का मतलब क्या है प्लस 40, D का मतलब क्या है गुणा 10। ये आपका आया 35 में से 5 डिवाइड कर 23 में से 5 डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, माइनस 22 प्लस ये 400 हो जाएगा। अब ये घटाएंगे आप, 22 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, जल्दी घटाइए, 16 माइनस का 16 प्लस 400, इसको घटा दीजिए, 384 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना था 384। तो ये थे दोस्तों आपके रीजनिंग के टॉप क्वेश्चंस। तो ये था दोस्तों आपका रीजनिंग और जीएस के प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस। अब मैं बुलाना चाहूंगा आकाश सर को, और आकाश सर को सॉरी एक क्वेश्चन और देख लीजिए दोस्तों, मुझे याद आ गया है। वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन आया था जो मैंने आपको परसों ही पढ़ाया था। ऑप्शन था सब्जियां, फल और सेब, इसको आपको वेन डायग्राम के रूप में लगाना था। तो ये आप चाहें तो देख सकते हैं, परसों मैंने ये क्वेश्चन कराया है, सब्जी फल और सेब। तो फल और सेब, क्योंकि सभी सेब क्या है दोस्तों फल हैं, और सब्जी का कोई मेल जोल नहीं है, तो आपका आंसर क्या सही होगा, ये होगा। ये परसों हम लोगों ने कराया था आपको। ऐसे ही हिंदी में सर ने परिसर्ग बताया था, परिसर्ग आपका आया था। तो अब मैं बुलाना चाहता हूं हिंदी के लिए आकाश सर को। बने रहिएगा अंत तक, और लास्ट में हम दोनों लोग आपसे पूछेंगे कितने प्रश्न आपने सही करे मुझको बताइएगा। बने रहिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि एनालिसिस ऑफ द बीएड 9 अगस्त 2020 पेपर का एनालिसिस चल रहा है। कैसे आपने किया, कब किया, कितना सही किया, ये आप लोग जरूर हमें बताएं। और वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है कि नहीं, जल्दी से हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आकाश सर। नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को हमने विदित कराया था कि प्रैक्टिस सेट हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, उसी श्रृंखला में अभी सैटरडे को शनिवार को हमारा प्रैक्टिस सेट डाला गया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि कारक में की जो विभक्ति चिन्ह होता है, उस विभक्ति को का जो नाम है दूसरा नाम क्या है, उसको परिसर्ग कहा जाता है। अमूमन क्या है कि हम लोगों ने भी जो पढ़ाई की, जहाँ पर ज़्यादातर लोग इसको नहीं बताते हैं, क्योंकि अमूमन परीक्षाओं में आता है, लेकिन बड़ी परीक्षाओं में आता है। लेकिन अब आप देख रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चन आने लगे, यानी कि हम पहले से ही इस चीज़ को मान चल रहे कि पेपर का जो स्तर है वो आगे बढ़ेगा। जैसा कि सर ने आपको विदित कराया कि ऑप्शन बिल्कुल सटीक हर चीज़ के रखे। उन्होंने महीना या साल ना पूछ के आपसे तारीख भी पूछना शुरू कर दी। इस तरीके के कई क्वेश्चन उन्होंने उस हिसाब से रखे। जैसे कि एक हिंदूवादी व्यू था सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, तो अमूमन हिंदू शब्द या तो लालकेश आडवाणी से जुड़ा हुआ है या अन्य किसी से, अमूमन ऑप्शन में सर्वपल्ली राधाकृष्णन आंसर था, लेकिन लालकेश आडवाणी का ज़्यादा दे रखा था, अमूमन पहला ऑप्शन था। यही कारण है कि अमूमन पेपर को इस हिसाब से रखा गया है कि आपकी मेंटेलिटी 100% किस तरफ जा रही ये देखा जा रहा है। तो हम आगे बढ़ें उससे पहले यही कहेंगे कि आप हमारे प्रैक्टिस सेट से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो राजीव सर और मेरा हिंदी के प्रैक्टिस सेट हर हाल में आप लोग देखें, और हम लोग आपको ऐसी चीज़ें ही आप उपलब्ध करा रहे हैं जो आपके लिए आसानी से हो। जैसा कि आपका प्रश्न था, वो प्रश्न था कि संप्रदान कारक का परिसर्ग होगा। अमूमन क्या है कि परिसर्ग उन्होंने सीधे आपसे पूछ दिया कि परिसर्ग होगा। अमूमन क्या है, आपसे संप्रदान कारक का अगर वो लोग पूछते तो क्वेश्चन जो रहता, संप्रदान कारक का जो परिसर्ग है वो अमूमन आपसे पूछते ही कि संप्रदान कारक जो है उसका विभक्ति चिन्ह क्या होगा। ऑप्शन था का की के, ये तो कह रहा। अमूमन क्या था कि यहाँ पे कंफ्यूजन की स्थिति सिर्फ ये था परिसर्ग शब्द, जिसको अमूमन परिसर्ग का अर्थ नहीं पता होगा कि विभक्ति का दूसरा नाम भी परिसर्ग है, उनके लिए समस्या आएगी। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा काकी की ऑप्शन आपको। लेकिन समझने वाली बात ये नहीं कि आपका आंसर ये था, समझने वाली ये बात है कि इसकी अमूमन आपको हमने एक बात और बताई थी, ये भी कई परीक्षाओं में पूछा है, क्रियापरक व्याकरणिक कोट चिन्ह।
उसी कारक वाले में मतलब क्रिया की पहचान किसके द्वारा की जाए, क्रिया के द्वारा किसकी पहचान की जाती, जो ऑप्शन रहते हैं उसमें था कारक। ये बताए, ये भी आने वाले समय में आपको परीक्षाओं में मिलेगा। उसी हिसाब से स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो हैं वो संज्ञा के द्वारा या संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा, संख्या के द्वारा हम वचन की पहचान करते हैं कि एक वचन है या बहुवचन। तो ये प्रश्न हो गया। इसके अलावा आपका जो अगला प्रश्न है वो है पृथ्वी। उसमें तत्सम रूप पूछा गया पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है वो तत्सम है, और इसके अलावा हमने आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी बताया था। ये होगा इस आपका जो आंसर होगा वो आपका सही आंसर जो होगा वो है तत्सम। हमने आपको बताया था स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कि जो पृथ्वी है वो स्त्रीलिंग होगा। हमारे पुराने वीडियो को आप देख सकते हैं, स्त्रीलिंग होगा। अमूमन क्या है कि जितने भी ग्रह हैं सभी के सभी पुल्लिंग हैं, केवल पृथ्वी ग्रह को छोड़कर। ये चीज आपको देखनी। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है अंबर। अंबर का विलोम पूछा गया। अंबर का जो विलोम है वो होगा अग्नि। अमूमन आपसे पृथ्वी ऑप्शन है या धरती है नहीं देखना, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि अंबर जब भी पूछा जाएगा तो उसका विलोम हमेशा अवलिंग होगा। अगला प्रश्न है आपका, ये था पावक। पावक का ये पूछा गया था कि आपकी जो संधि है वो आपको पावक संधि दे रखी थी, उसकी विच्छेद आपको बताना था पावक का। तो इसका होगा पौ धन हक। और एक और क्वेश्चन था आपका, तो विच्छेद है पौ और धन अक, और इसमें आंसर था आपका वो बताने था संधि। संधि ये आपका आंसर बताना था, वो होगा अयाद संधि। और इसके अलावा आपसे पूछा है सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि जो थे वो कौन थे। सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा जो एक नए युग का निर्माण किया गया, एक नए युग की शुरुआत मानी गई, इसलिए सुकुमार कहा गया। सु मतलब होता है जैसे पुत्र को सुपुत्र, कुपुत्र। कुपुत्र का मतलब होता बुरा और सुपुत्र का मतलब अच्छा, यानी कि उसने एक स्टेप उस चीज को आगे बढ़ाया। यानी कि पुत्र जो है उसने अच्छा कार्य किया तो वो सुपुत्र, गलत कार्य किया तो वो कुपुत्र। यानी कि उन्होंने हिंदी का जो युग रहा उसको उन्हें 4 चांद लगाया। अगला प्रश्न है आपका, अमूमन आपके जो प्रश्न 2 युग से थे, एक था भक्ति काल का युग, एक था छायावादी युग। अमूमन आपको जो ऑप्शन में दे रखे थे उसमें जो भक्ति काल के थे उनमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहे वो है तुलसीदास। तुलसीदास के द्वारा रामायण, बरवै रामायण, रामलला नायचू या अन्य हम कह सकते हैं 11 ऐसे उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं जो हमारे धार्मिक आधार पर काफी आज भी प्रचलित हैं। उन्होंने शंकर पार्वती के विवाह को लिखा। इस तरीके से हमेशा जब भी रहेगा तो भक्ति काल यानी कि उनके भक्ति को दर्शाया गया। इसके अलावा अन्य लोग भी हैं, लेकिन जो आपका ऑप्शन में सही आंसर था वो था तुलसीदास। इसके अलावा सूरदास भी हैं, अन्य लोग भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर जो रहे हैं वो रहे भक्ति काल के, वो है तुलसीदास। दूसरा और था छायावादी युग। छायावादी युग में महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद कई लोग रहे हैं, लेकिन इसमें जो आपके लिए सही ऑप्शन था वो था जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न एक और है, गूलर का फूल होना। ये आपसे मुहावरा पूछा गया था। इसका अर्थ जो था गूलर का फूल होना, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, मुहावरा बताना था। इसका मतलब है दुर्लभ होना, क्योंकि अमूमन क्या है कि जो गूलर रहता है उसका कोई भी उपयोग नहीं होता। जब गूलर बनता है तो पहले फूल होता है, उसके बाद ही गूलर का निर्माण होता है। अमूमन क्या है कि इसका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं रहता है। यही कारण है कि उसका एग्जाम्पल ये रहता है कि गूलर के फूल होना, यानी कि कोई भी उपयोग, आपका कोई भी खास उपयोग नहीं आप कर पा रहे किसी भी चीज का, जैसे उसका उपयोग नहीं होता इसीलिए उसको कहा गया दुर्लभ। अमूमन तक का हाँ, अमूमन क्या है कि एक क्वेश्चन और तक काव्य की शोभा कैसे बढ़ाता, जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि क्रिया के द्वारा किसकी पहचान की जाती है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान। उसी तरीके से इसमें ये भी कहा गया है कि काव्य के द्वारा मुख्य रूप से काव्य को सबसे ज्यादा शोभित कौन करता है, यानी कौन सी ऐसी चीज है जो काव्य को सबसे ज्यादा शोभित करती है। रस, छंद, अलंकार। तो आपका जो ऑप्शन दिए रहे थे उसमें सही आंसर है आपका वो है अलंकार। अलंकार जब भी आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि उसके अलग अलग गुणों को प्रदर्शित किया जाता है। और अगला प्रश्न है आपका,
इसमें दे रखा था कि अली का एक अर्थ है भौरा और दूसरा अर्थ बताना था। तो दूसरा अर्थ जो है वो है सखी, यानी आपका सही आंसर जो होगा वो होगा सखी। और इसके अलावा एक और कई ऑप्शन दे रखे थे इसमें, रूढ़ शब्द में कई दे रखे थे कि रूढ़ शब्द बताना था। तो अमूमन क्या रहता है कि जिसके जो भी आपको शब्द दे रखा है उसका विभाजन ना हो सके, मतलब उसका एक मतलब कई भागों में ना, दो भागों में ना बटे, ये कह सकते हैं। जैसे ऑप्शन में था, एक था समताल, मतलब समान तल, समतल, और उसके अलावा दो और ऑप्शन थे। लेकिन आपका जो सही ऑप्शन होगा वो पशु, क्योंकि पशु जो है जैसे समतल है तो समतल, यानी कि सम का मतलब समान, तल मतलब जो भी आपकी फर्श वगैरह जो जमीन रहती है वो एक समान है, उसको समतल। इसके अलावा दो और ऑप्शन दे रखे थे वो भी समान थे, लेकिन पशु जो शब्द है इसको आप किसी भी प्रकार से विच्छेद नहीं कर सकते, यानी कि ये रूढ़ शब्द था। और आपका जो अगला प्रश्न और भी दे रखा है, एक क्वेश्चन था आप लोगों का कि है लड़की बहुत बोलती है, अमूमन क्या है, इसमें आपसे पूछा गया था क्रिया विशेषण। अमूमन प्रैक्टिस साइड आगे भी हम इस हिसाब से लाएंगे, आपको बताएंगे। विशेषण दो तरीके से रखे गए, एक होता है क्रिया विशेषण, एक होता है विशेष विशेषण। अमूमन इसमें हमसे क्रिया विशेषण पूछा गया था, तो अमूमन क्या है कि विशेषण जो क्रिया विशेषण रहता है वो क्रिया की जो विशेषता होता है। अमूमन क्या है कि है लड़की, अमूमन आपसे बताया गया। अगर हम कारक की बात करें तो ये जो लड़की है ये मतलब मैन है और बोलती है। लड़की क्या करती है, बोलती है, यानी कि ये क्रिया। क्या कैसे बोलती, बहुत अधिक बोलती, यानी कि ये क्या बता रहा है, क्रिया, यानी कि ये क्या है, क्रिया। और क्रिया की जो विशेषता होता है वो विशेषण, यानी कि विशेषण भी दो तरीके के हैं, एक क्रिया विशेषण, एक विशेष विशेषण। अमूमन क्या है कि जो आपका सही आंसर होगा वो होगा बहुत, आपका जो भी आंसर होगा उसमें बहुत होगा। और विशेष विशेषण जो होता है वो क्रिया की, यानी कि बहुत अधिक बोलती है, यानी कि अगर इसके आगे लगा होता बहुत अधिक बोलती है, अगर मान लीजिए ये लगा हुआ होता आप इसमें, इसके आगे अगर ये इस तरीके से कुछ प्रश्न होता आपका, ये कि यह लड़की बहुत अधिक बोलती है, तो जो बहुत बोलती है और बहुत अधिक बोलती है, यानी कि बोलती है उससे भी अधिक बोलती है, तो आपका ये भी होता विशेषण, लेकिन होता ये विशेष विशेषण। आपको ध्यान रखना है कि आने वाले जो मेरे प्रैक्टिस सेट है विशेषण, उसमें आप इन चीजों को देख सकते हैं। हमने कारक में भी आपको नीचे चिन्हित करके ही बताया था जिस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बहुत, यानी कि क्रिया विशेषण होगा बहुत और विशेष विशेषण होगा अधिक। हालांकि ये प्रश्न में नहीं था। अगला प्रश्न है, एक क्वेश्चन था महोत्सव, तो इसका आपको विच्छेद बताना था। तो जो आपका विच्छेद होगा वो होगा महा उत्सव। ये आपका सही उत्तर होगा। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन था, कौन सा था, काव्य के वेद। काव्य के वो दो हैं, गद्य और पद्य। आप हमेशा से पढ़ते आए होंगे, दो वेद हैं, कौन कौन से, गद्य और पद्य। एक और क्वेश्चन था शायद कृपाण तलवार का था, इसमें पूछा गया था कि अब इसमें ये शायद अगर स्त्रीलिंग पुल्लिंग था तो वो पुल्लिंग होगा, अगर देशज और विदेशी और तत्सम तद्भव था तो ये तत्सम होगा। तत्सम इसलिए होगा, ये तत्सम होगा और पुल्लिंग होगा। और आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी क्वेश्चन जिस हिसाब से रहे हैं उसका आंसर यही होगा, तत्सम होगा और पुल्लिंग, क्योंकि कृपाण हमारे षडानन जो था वो था, इसका है षट प्लस आनंद। अमूमन क्या है कि षट धन आनंद, यानी आनंद माना सिर होता है। यहाँ पर क्या है कि शिव जी जो है भोलेनाथ है, उनके जो पुत्र हैं कार्तिकेय हैं, गणेश जी हैं, तो इसमें कार्तिकेय को षडानन कहा गया है। और प्लस जो हमारे यहाँ जो विधाएं हैं वो 6 विधाएं हैं, उसको कहा गया। तो यहाँ पर जो उल्लेख किया गया है वो शिव जी के पुत्र
यानी कि बड़े पुत्र जो हैं उनके कार्तिकेय के बारे में बताया गया, उनके बारे में दिया गया। और जो भी प्रश्न हैं आगे हमें मिल जाएंगे तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। और हमारे साथ जो हैं वो राजीव सर हैं, वो आपको बताएंगे कुछ। तो दोस्तों, कैसा रहा आपका पेपर हम लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा। कितने प्रश्न जो आज हम लोगों ने कराए हैं आपके सही हुए हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो का लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें। और हम और आकाश सर आपको जो प्रैक्टिस सेट डेली करवा रहे थे वो आपको करवाते रहेंगे। इसी के साथ कुछ आकाश सर कहना चाह रहे हैं? जी, जैसे कि कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो हमारे पास नहीं हमें मिल सके और हम लोग बताए भी नहीं होंगे, वो प्रश्न अगर आपको याद हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये प्रश्न था, अतः इसका उत्तर हमें दे दीजिए। तो हम कमेंट बॉक्स में ही आपको बता देंगे। अगर बहुत ज़्यादा प्रश्न होंगे और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी देनी होगी तो हम दूसरा वीडियो बना देंगे। अगर नॉर्मल 2-3 क्वेश्चन रहते हैं और उसका आंसर हम आपको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, तो जो भी दे सकेगा, चाहे राजीव सर या हम, जिसका भी जैसा क्वेश्चन होगा वो उससे रिलेटेड आपको बता देगा। बस ध्यान आपको ये रखना है कि हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम लोग उसी चीज़ को लेके आ रहे हैं जो आगे आने वाले समय में उसका स्तर बढ़ेगा। इसलिए ध्यान रखें इस चीज़ पर। दोस्तों, एक जानकारी हम आपको और देना चाहते हैं कि जैसे आपको संतोष सर करंट अफेयर्स की PDF डेली अवेलेबल कराते थे, पढ़ा रहे थे, उसी क्रम में हम लोग आपको मॉर्निंग में 6 बजे डेली करंट अफेयर अवेलेबल कराएंगे। जो संतोष सर आपको पढ़ा रहे हैं वो आपका चलता ही रहेगा मॉर्निंग में डेली। अभी तक आपका संडे ऑफ रहता था, लेकिन ये करंट अफेयर वाला जो हमारा प्रोग्राम है, अभी हमने कई बच्चों ने हमसे कहा भी है और कई बच्चों की ये चेष्टा भी है कि सर हमें डेली वाइज करंट अफेयर, तो आपका डेली का डेली, जैसे अभी प्लेन क्रैश हुआ, इंडिया चाइना विवाद चला, पाकिस्तान विवाद चला, सूचकांक आए, कई सारी योजनाएं शुरू हुई, तो डेली का करंट अफेयर आपको मॉर्निंग में 6 बजे मिला करेगा। और ये जो आपकी क्रिया शुरू होगी, हम और आकाश सर अभी 17 तारीख को में भी हम लोगों को इलाहाबाद जाना है। इलाहाबाद से थोड़ी कॉलिंग आई है, थोड़ा काम है हम लोगों को, तो ये जो आपका काम शुरू होगा 17, 18, 19, 20, 21 शुक्रवार से आपको शुरू हो जाएगा, यानी 22 तारीख से। ये 22 तारीख से आपको डेली कंटिन्यू एंड रेगुलर 6 बजे आपको 10 से 12 पॉइंट डेली करंट अफेयर सुबह मॉर्निंग में पढ़ जाया करेंगे। एक दिन लेट का करंट अफेयर आपको पढ़ जाया करेगा, क्योंकि सुबह 6 बजे, जैसे मान लीजिए आज हम 10 तारीख है, तो 10 तारीख का अगर आपको करंट अफेयर देना है तो सुबह 6 बजे तो 10 का मिल नहीं पाएगा, तो सुबह 6 बजे 10 तारीख को 9 तारीख का आपको दे दिया जाएगा। मतलब एक दिन लेट आपको देते रहेंगे, जैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह आते हैं, एक दिन बाद की खबर आपको अगले दिन मिलती है न्यूज़पेपर में। तो ये करंट अफेयर की डेली करंट अफेयर की सीरीज आपको मिलेगी, और जो संतोष सर आपको पढ़ा रहे हैं करंट अफेयर वो आपका चलता रहेगा। इससे क्या रहेगा, आपको डेली पॉइंट वाइज आप करंट अफेयर भी तैयार करते रहेंगे। तो इसी के साथ आकाश सर विदा ली जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए